वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। इग्नू संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और आई होप आप लोगों का BHIC 132 का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। ठीक है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, राष्ट्रकूट साम्राज्य जैसा मैंने करवाया था वो सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया और जानकर बहुत खुशी हुई। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो और सबने बहुत अच्छे से पेपर को किया हो। अब गाइस चलिए, जैसा भी पेपर रहा हो अपना, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के पेपर की, जो है BEVAE 181। और गाइस ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर मुझे लगता है। देखो, फॉर्मेट तो इसका बहुत इजी रहता है, MCQ पैटर्न है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ना मतलब मुझे ये हमेशा से ही डिफिकल्ट पेपर लगा, क्योंकि इसके अंदर हम 0 मार्क्स भी ला सकते हैं और 50 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इसके अंदर ये मेरे को ज्यादा बुरी बात लगती है कि 0 भी इवन पॉसिबल होता है ऐसे एग्जाम में जो MCQs वाले होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम पेपर के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरह का पेपर आता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पेपर में, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करवाऊंगा। जैसा मैं BHIC 132 में करवाया है वैसा इसके लिए भी करवाया जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके PDF जो बनेंगे वो कहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है। और गाइस साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा यार। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जब चैनल की शुरुआत की थी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज्यादा आप इस चैनल को पसंद करेंगे। ठीक है। और आप लोगों की वजह से मैं 120 सब्सक्राइबर अचीव कर चुका हूँ। ये मेरे लिए खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गाइज आई होप आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहे मुझे, और मैं आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूं जो आपकी लास्ट टाइम में हेल्प करता जाए। और गाइज एक और अनाउंसमेंट थी कि मैंने न्यू वेबसाइट स्टार्ट की है, जो कि है www.ignusanjeevani.com। जैसा कि अपने चैनल का नाम है वैसी वेबसाइट का नाम है, इग्नू संजीवनी। और गाइज देखिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स जो अभी मैं करवाऊंगा उसके PDF तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन हो ना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे वेबसाइट्स होती हैं वो पैसे चार्ज करती हैं आप लोगों से, और आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और कॉलेज टाइम में काफी टफ होता है मतलब पैसों को अरेंज कर पाना, कि असाइनमेंट जैसी चीजों के लिए भी हमें 40 रुपए एक असाइनमेंट के देने पड़ते हैं, फिर उसको लिखिए मेहनत कीजिए। तो यार देखो, फ्री कंटेंट अवेलेबल कराने में क्या ही फर्क पड़ता है, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो उसका सबको फायदा होना चाहिए। तो गाइज मैंने एक वेबसाइट शुरू की है, और उसके ऊपर मैं बेसिकली असाइनमेंट के सॉल्यूशन ही अपलोड करता हूँ, और अब से जो आंसर इंपॉर्टेंट आंसर्स होंगे उसे भी मैं अपलोड करवाऊंगा। ठीक है। और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसे विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट को। और अगर आपको कोई भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, या आपके नोन में कोई भी दोस्त हो जिसको असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, आप उसे वेबसाइट के बारे में बताइए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पेपर के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मैं आपको 19 या 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवा दूंगा, और उसके बाद लगातार 10-10 क्वेश्चन करके या 20-20 क्वेश्चन करके मैं सीरीज लाता रहूंगा वीडियो की। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको 20 क्वेश्चन चाहिए एक बार में या 10 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन कैसा रखना है, लंबी शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करेंगे या लॉन्ग वीडियोस। और गाइस देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के लिए होने वाला है, और मैं इसको एक्सप्लेन इंग्लिश वाले लैंग्वेज में करूंगा, क्योंकि देखिए बहुत नॉर्मल इंग्लिश रहती है और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइज, ये है अपना BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज। और देखिए, ये BA, BCom, BSc, ये तीनों जितने भी सब्जेक्ट के मतलब कोर्सेज के बच्चे रहते हैं, इन सबों के लिए कंपलसरी होता है सब्जेक्ट, जहां तक मुझे पता है कंपलसरी होता है। अपने आप ही दे दिया जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। तो देखिए, ये जो पेपर है ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, 50 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, पर इसमें सबसे बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम लगती है, देखिए क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, और इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको OMR शीट पे मार्क करना पड़ता है। और इस पेपर के अंदर गाइज OMR शीट मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा कि OMR शीट में गलती ना कीजिएगा, या तो फिर व्हाइटनर का यूज कीजिएगा। अगर व्हाइटनर ना हो तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि कोई बच्चा व्हाइटनर लाता नहीं, पेन तो हम लोग मुश्किल से लेके जाते थे ग्रेजुएशन के पेपर में। ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप व्हाइटनर लेके जाएं। ठीक है गाइज। और इसके अंदर देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं और सारे कंपलसरी होते हैं, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से घबराना मत, जहां भी लगे आपको तुक्का वहां लगा देना। ठीक है। और गाइज देखो, इसके अंदर ना हर बार मैंने देखा है कि जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं ना, 20 लगभग 20-22 क्वेश्चन पक्का रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो अगर हम सोचिए 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हैं या 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमारे 25 क्वेश्चन पक्के पक्के हैं ऐसे जो फंसेंगे और रिपीट होंगे ही। ठीक है। इसके अंदर कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब हाल फिलहाल में जो चीजें होती हैं। ठीक है। कुछ फैक्चुअल बेस आ जाता है।
लेकिन वो सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। तो देखिए इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन इस तरीके से होते हैं, जैसे कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ऑप्शन फॉर द करेक्ट आंसर मस्ट बी मार्क्ड ओनली इन द ओएमआर शीट। मतलब देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको मार्क कीजिए ओएमआर शीट में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जैसे कि बताया आपको। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन ईच ऑफ विच कैरी 1 मार्क्स। देखिए 50 क्वेश्चंस का पेपर है और उसके अंदर 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का है। और each question has 4 alternatives, one of which is correct. Write the serial number of your correct alternative answer below the corresponding option number in the OMR sheet, and then mark the rectangle for the same number in the column. If you find the none of the given alternative is correct, then write O0 and mark in the column. गाइस देखिए ये बिल्कुल केबीसी की तरह है कि देवी और सज्जनों, आपके पास एक प्रश्न आएगा और उसके लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से 3 उत्तर गलत हैं और एक उत्तर सही होगा। जो सही उत्तर है उसके ऊपर ताला लगा दिया जाए, मतलब मार्क कर दीजिएगा ओएमआर शीट के अंदर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो नन मतलब जो एक कॉलम बना होगा वहां पे 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन खत्म होती है। और देखिए डू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द होल क्वेश्चन पेपर, गो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस वन बाय वन, यू मे कम बैक टू द लेफ्ट आउट क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम एट द एंड। तो गाइस देखिए कितने लोग ना टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया उसको पूछने में लग जाएंगे, भाई बता, या कोई भी दिख जाए बता, तेरे को आता है तो बता। लेकिन देखो टाइम वेस्ट करना ना बेकार होता है। एक तो 2 घंटे होते हैं 50 क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब बैठोगे ना सॉल्व करने तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन पढ़ो, अगर आता है तो उसे कर लो उसी वक्त, ठीक है, या तो छोड़ दो। 18 क्वेश्चंस ऐसे हमें ढूंढने हैं ना उसके अंदर, जो हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, तो उसमें से 18 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे दिखते जाएंगे, उनको जल्दी से मार्क कर लेना। और उसके बाद भाई देखो जो पूछने का तुम्हारा सीन हो उसे भी कर सकते हो, तुक्का मारना हो वो भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बस टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अब गाइस देखो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सस्टेनेबल गोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट, ये सेंचुरीज है गाइस, सॉरी, आर्टिफिशियल लेक। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट है जो, मतलब ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से एनवायरमेंट, वो है आर्टिफिशियल लेक। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, एक बार आप प्रीव्यू कर लीजिए। देखिए एक इंग्लिश में लिखा जाता है, फिर उसके तुरंत बाद हिंदी में, तो ये हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए मैं एक ही वीडियो बना दूंगा इंग्लिश के अंदर, और ज्यादा देखो चेंज नहीं होता, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल इसके अंदर इंग्लिश का यूज होता है, ऐसा एज सच कोई बड़ी इंग्लिश यूज नहीं हो रही है, तो आप लोग को डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है गाइस। अब ये तो रहा सवाल क्वेश्चन पेपर का। अब इसके बाद मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वेबसाइट का लुक कैसा है। तो गाइज ये है आप लोग के लिए वेबसाइट, और इसका डिजाइनर मैं ही हूँ और इसके ऊपर वर्क मैं ही करता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है ignusanjeevani.com। आप क्या कहते हैं यूआरएल बॉक्स में टाइप कीजिएगा www.ignusanjeevani.com और आप इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर देखिए सबसे अच्छा क्या है, असाइनमेंट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एग्जाम की नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज लेकिन अभी इस वेबसाइट पे काम चल रहा है, ऑन प्रोसेस वेबसाइट है, तो आप लोग अभी कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किए, बट असाइनमेंट के जो आपके सॉल्यूशन है ना वो अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये देखिए ये है आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन, जैसे ये BEGC 132 जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन के लिए, ठीक है गाइज। तो इसके ऊपर असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आपके जो भी नोन में हो आप उन्हें वेबसाइट रेकमेंड कर सकते हैं। आंसर्स ऑथेंटिक है, मैंने अच्छे से इन्हें वेरीफाई कर रखा है और मैं इन्हें खुद ही लिखता हूँ, ठीक है, इधर उधर के रेफरेंस लेके। और इसके बाद ये आपके काम की चीज एग्जाम सेक्शन, आप बस वेबसाइट पे आइए, एग्जाम सेक्शन में जाइए और देखिए अभी आज पहली वीडियो बनेगी तो PDF 1 के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाए, मतलब जो हम पढ़ेंगे आंसर्स उसका PDF मिल जाएगा आपको। बस इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और उसके बाद आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट में कहा था कि सर जो आंसर्स होते हैं इनका PDF प्रोवाइड कराइए, तो मैंने सोचा था कि मतलब एक वेबसाइट तो स्टार्ट करनी है जिसके अंदर आप लोगों को फ्री असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं, और उसके साथ ही साथ अब आप लोगों को इसके अंदर जो PDF होंगे आंसर्स के वो भी मिल जाएंगे। आई होप गाइज आप लोग को ये पसंद आएगा, और ये सब आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों के इतने मोटिवेशन की वजह से मुझे वेबसाइट बनाने का जुनून आया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज आप लोगों का। चलिए इसके बाद अब शुरू करते हैं, आज 19 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर रात में मैं एक और वीडियो डाल दूंगा और फिर ऐसे ही करके हम अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइज।
तो दोस्तों आप लोगों के सामने है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो आई होप इसके जो भी हम क्वेश्चंस को कवर करें, तो जैसा पिछले क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से गुप्तोत्तर काल रिपीट हुआ है, गुप्त काल भी रिपीट हुआ है, और उसके अलावा राष्ट्रकूट साम्राज्य 60 मार्क्स का पेपर तो गाइस देखो मैं पहले ही आपको करवा चुका था। अब यार आई होप आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। ऑल द वेरी वेल बेस्ट। एंड अब अगले पे फोकस करते हैं जैसा भी गया हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट टाइटल्ड आर कॉमन फ्यूचर। तो देखिए इसके अंदर पूछा गया है कि उस चेयरपर्सन का नाम बताइए कमेटी के, जिसने आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल नाम की रिपोर्ट दी थी। तो इसका आंसर है ग्रो हर्लम ब्रटलैंड। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो नाम है ना, ग्रो हर्लम ब्रटलैंड, ये काफी बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब गाइस देखिए आप इसके अंदर ना दो अप्रोचेस लगा सकते हैं। एक तो जो ऐसे ऑप्शन लगते हैं ना आपको जिनका आंसर ही नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कर देना, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन टिक करना। जैसे देखो इसके अंदर समझाता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है, नॉट अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, मतलब जो एनवायरमेंट को ह्यूमन ने नहीं बनाया है। तो देखिए डैम ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, जो बांध, आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिमी झीलें होती हैं आजकल देखते हो, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती हैं, तो ये भी ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स, ये तो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। जो मतलब फील्ड्स हैं वो पहले से हैं, लेकिन जो क्रॉपिंग के लिए फील्ड है वो तो ह्यूमन ने डेवलप करा था ना उसको। जैसे पहले से जो मिट्टी वगैरह थी, ठीक है, तो पत्थर भी थे, लेकिन उसको फिर ह्यूमंस ने सही किया, उसके ऊपर हल चलाया, उसके बाद उसे ह्यूमन ने डेवलप करा। लेकिन ये जो ऑर्किड्स बागान है ना, ये तो पहले से थे, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्किड्स, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस अप्रोच को लगा के ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, आगे मैं और आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच लगाना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी इन 1992 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो गाइस देखो जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1992 में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी, मतलब सतत पोषणीय विकास, कि ऐसा डेवलपमेंट हो ना जो मतलब डेवलपमेंट को तो प्रमोट करे पर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये 1992 रियो डे जनेरियो में हुई थी, ब्राजील का एक शहर है रियो डे जनेरियो। और अगर आपको इसका नाम याद रखने में परेशानी हो ना, तो इसकी मैं आपको बहुत अच्छी पहचान बताता हूँ। यहाँ पे ना एक वो हाथ फैलाए एक बड़ा सा वो मूर्ति हुआ है रियो डे जनेरियो में, ठीक है। तो 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनसीईडी की, वो हुई थी रियो डे जनेरियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज करेक्ट। इकोसिस्टम हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इकोसिस्टम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। इकोसिस्टम आर सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज दे वर इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। अच्छा आपको लगता है कि इकोसिस्टम मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स और अदर कंपोनेंट्स मिलके एक लाइफ को फॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल फॉर्म करते हैं, जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती है। अब उसके अंदर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस लगे और वो डिस्टर्ब ना हो, मान लो जैसे आज हमने प्लांट्स को रिमूव कर दिया, फूड बनेगा नहीं, तो सारा इकोसिस्टम बिगड़ गया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एन इकोसिस्टम हैव ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स बट नो डिकम्पोजर कुड बी सेल्फ कंटेन्ड। अच्छा ऐसा होता है कि डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में पहले से ना हो, डिकम्पोजर्स को नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स कहा जाता है, इसका एक और नाम है डिकम्पोजर्स का, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। तो मतलब ये पहले से नेचर में प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आखिरी ऑप्शन बचता है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और साइज को रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम, काफी एक बड़े ह्यूज साइज को, ठीक है। इन फूड चेन हर्बीवोर्स रिप्रेजेंट। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सेकंड लेवल पे आते हैं अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर और एपेक्स प्रेडेटर। गाइस एक बार इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक लेवल 2 में। यहाँ देखिए ना, फर्स्ट लेवल होता है ग्रीन प्लांट्स का और सेकंड लेवल होता है हर्बीवोर्स, ठीक है, और हर्बीवोर्स ट्रॉपिक लेवल 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। The large reservoir of sulfur on the earth surface is। अच्छा देखो एक और फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को, सल्फर का नाम आया तो आपने कुछ अपने दोस्तों को देखा होगा जिनके बाल घुंघराले होते हैं, तो उनके घुंघराले बाल पता है सल्फर ज्यादा होने की वजह से होते हैं। अगर आपके बालों में सल्फर ज्यादा है तो आपके बाल घुंघराले होंगे। तो देखिए जो सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है वो सॉइल्स में और सेडिमेंट्स में पाया जाता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं,
जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद जो लावा बचता है ना, फिर उससे जो पत्थर बन जाते हैं वो सेडिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, जो जानवर मरते हैं उनके बाद जो उनके हड्डियां रह जाती हैं, ठीक है, उन सबों से भी सेडिमेंट्स बन जाते हैं, है ना। तो ये सभी सेडिमेंट्स और सॉइल में सबसे ज्यादा सल्फर प्रेजेंट होता है। इसकी एक और पहचान बताता हूँ, एस ट्रिपल एस है, सल्फर सॉइल सेडिमेंट्स। कुछ ऐसा भी याद रख सकते हो अगर ना याद आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्राइमरी कम्युनिटी? तो प्राइमरी कम्युनिटी कहा जाता है लाइकेंस को। अगला क्या है, द प्रीडोमिनेंट प्रेडेटरी बर्ड इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज? तो इसका आंसर है जिप्स बेंगलेसिस। अब देखो, इसको याद करने के लिए ना ये बंगाल वर्ड को हाईलाइट कर दो। मतलब जहां भी आपको बंगाल दिखे टिक कर देना। ये एक प्रेडेटरी स्पीशीज है, प्रीडोमिनेंट प्रेडेटरी बर्ड है इकोसिस्टम की, desert ecosystem। ठीक है, the unattached organism in an aquatic system which lives at the interface of air water is known as, तो न्यूस्टन कहा जाता है। एक स्पीशीज होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो वाटर और एयर के इंटरफेस में रहती है, उसको न्यूस्टन कहा जाता है। ठीक है, इन ओशन प्रोडक्टिविटी शैलो एंड रिच इन स्पीशीज विथ हाई प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, जो ये लिटोरल है ना, ये शैलो भी होते हैं और इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, स्पीशीज में भी बहुत ज्यादा होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है ओशंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी? तो देखिए, वर्षावन जो होते हैं, रेन फॉरेस्ट, इनके अंदर सबसे ज्यादा वो पाई जाती है डाइवर्सिटी। इसका मेन रीजन ये भी है कि जहां बारिश होती है ना, तो वहां पे काफी ज्यादा चीजें ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। तो इसे इससे मार्क कर लेना। अगला क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज, तो ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, जो वाटर का लॉस होता है ना प्लांट से, उसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। और जैसे अगर पानी रखा होता है जमीन पे और उसको उसका वेपर फॉर्म हो जाए ना, कन्वर्जन, तो उसको कहा जाता है इवापोरेशन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लांट से जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और ये सब्लिमेशन होता है चेंज ऑफ सॉलिड से डायरेक्टली इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ये याद रखना, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन द फ्रॉम, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट? देखिए, तो जो सूखा पड़ता है ना, उसका एक इकोनॉमिकल वो बताइए, इम्पैक्ट बताइए। तो लॉस ऑफ क्रॉप, अब अगर सूखा पड़ जाएगा ना, तो क्रॉप्स का नुकसान हो जाएगा, तो इससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। क्योंकि कई जगह ना इकोनॉमी का स्रोत मतलब जैसे पंजाब वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहां पे मेनली जो पैसे कमाने का जरिया है वो फार्मिंग है। ठीक है, अब सूखा पड़ गया तो लॉस ऑफ क्रॉप, उसे लॉस ऑफ क्रॉप होगा, तो यही एक इकोनॉमिक वहां का वो है, इम्पैक्ट है। ठीक है, अब देखिए, द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द दक्कन मालवा प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो वेस्टर्न इंडिया है ना, वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मृदा। इसके अंदर कॉटन मतलब जो कॉटन होता है बहुत अच्छा ग्रो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? देखिए, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जो वो मृदा अपरदन होता है ना, तो देखिए इसके अंदर से कौन सा ऐसा कॉज नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन। आज जंगलों को काटोगे तो जंगल जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जड़ें सॉइल को होल्ड रखती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काट दिए तो भाई साफ सीधी बात है कि मृदा अपरदन होगा, मतलब लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्राजिंग, अब बहुत जो घास होती है ना, वो भी अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखती है। अब बहुत ज्यादा वहां पे जानवर घास चरने लगेंगे तो इससे भी होगा। एग्रीकल्चरल मिसमैनेजमेंट, अब आप अच्छे से एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उससे भी तो होगा ही। ठीक है, जैसे बहुत सारे पूरे लैंड, मान लीजिए आपने पूरे फॉरेस्ट को, हर जगह को काट दिया एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन जो बाकी दिनों में जब फसलें नहीं लगती तो उन दिनों में उस मिट्टी का क्या होगा? तो डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब आप वाटर शेड मतलब पानी का पानी रखने के लिए कुछ चीजों का निर्माण करेंगे तो उससे क्या ही नुकसान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट? अब देखिए, इट कवर लेस देन 7% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, ये करेक्ट फैक्ट है। इट अकाउंट्स ऑफ मोर देन 50% ऑल स्पीशीज, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अभी ऊपर भी रेन फॉरेस्ट के ऊपर एक सवाल आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबाउट 62% ऑफ ऑल प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रेन फॉरेस्ट, ये भी करेक्ट है। रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड अराउंड अमेजोन एंड नाइल बेसिन। देखिए, इसके अलावा कहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं मिलते होंगे क्या? और भी काफी सारी जगह है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इंडिया नीड्स फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स परसेंटेज अंडर। तो गाइस देखिए,
एक एस्टिमेट बोला गया है कि इंडिया को ना एक कोई कितने अमाउंट का परसेंटेज चाहिए इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट का। तो गाइज देखो, इसका सिंपल सा आंसर जितना हमें पासिंग के लिए चाहिए होता है 33%, तो 33, ये इतना परसेंटेज हमें चाहिए होता है। चलिए अगला है NTFP, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गाइज इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नोन एज फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को ना फंडामेंटल करेंसी कहा जाता है डाइवर्सिटी का। जेनेटिक डाइवर्सिटी को फंडामेंटल करेंसी कहा जाता है डाइवर्सिटी की। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और मैं दिखा चुका हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको यकीन ना हो कि जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वो रिपीट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा BHIC 132 की प्लेलिस्ट का, उसके अंदर खुद स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आई होप आप लोग का ये पेपर भी बहुत अच्छा जाए, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज। मैं मतलब अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी चैनल की तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं ग्रो भी करूंगा, और आज मेरे पास आप लोग की बदौलत 120 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट है। आई होप 500 का टारगेट भी मैं बहुत जल्दी पूरा करूं। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।